स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th में आप लोगों के लिए फिजिक्स में चैप्टर 1 लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है मोशन। ये बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। फिजिक्स हम क्लास 8 से ही शुरुआत कर देते हैं। फाउंडेशन लेवल पे अगर हम बात करें तो हम 9th और 10th में बहुत सारी ऐसी 11th और 12th की कुछ चीजें पढ़ते हैं, जिसके अंदर हमें 9th और 10th से ही उसमें क्या बनने लगता है, इंटरेस्ट बनने लगता है। और बच्चा जाके 10th क्लास का पास स्टूडेंट जाकर के फिजिक्स को चूज करता है। तो फिजिक्स स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही आसान चैप्टर, जो कि आपके 11th तक और फाउंडेशन में और एनटीएससी ओलंपियाड में, साथ में मैं कहूं अगर आप नीट और जेईई की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मोशन होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले क्लास 9th में मोशन चैप्टर में इंट्रोडक्शन की। मैंने सब कुछ देख रहे हैं, आप लोग रेडी कर रखा है। मैं आप लोग को एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाता जाऊंगा। ज्यादा आज हम लंबा लेक्चर यह नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम बात करेंगे आज केवल इंट्रोडक्शन की। बात करेंगे आज टर्मिनोलॉजीज की, कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज जो हैं बोली जाएंगी, क्या क्या टर्म यूज किए जाएंगे, उनका मीनिंग क्या है, उनका मतलब क्या है स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल इंट्रोडक्शन करते हैं। आ जाइए मोशन का क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। मोशन मीन्स चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब समझाता हूं, देखो दोबारा से पढ़ते हैं। मोशन मीन्स चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मोशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में या फिर अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या करे, चेंज। अगर वो अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा, तो हम उसे कहेंगे कि तुम, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम उसे कहेंगे कि आप किस में हैं, मोशन में हैं। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। बहुत आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक है। क्या लिखा हुआ है, क्या डेफिनेशन है। मोशन का मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब टाइम देखना। मान लो अभी 10 बज रहे हैं, हमने देखा किसी ऑब्जेक्ट को, देखा 10 बजे वो यहां था, ठीक है। 10:02 पे वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ गया, मतलब उसने ऐसा कुछ किया जिससे उसकी पोजीशन हमारे रेस्पेक्ट में, स्टूडेंट्स किसके रेस्पेक्ट में, कौन ऑब्जर्वर है, हम ऑब्जर्वर है। सराउंडिंग का मतलब क्या है कि एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन होना जरूरी है। एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को अगर चेंज करता है और उसमें टाइम भी लगता है, तो हम ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइम का ध्यान रखना है कि टाइम के रेस्पेक्ट में ये काम होना चाहिए, मतलब टाइम इसके अंदर थोड़ा बहुत व्यतीत हो जाएगा, थोड़ा बहुत इसके अंदर टाइम जो क्या होगा, लगेगा। और टाइम के रेस्पेक्ट के साथ साथ एक बात और है, सराउंडिंग। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके रेस्पेक्ट में मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट मेरे भी रेस्पेक्ट में मोशन में हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। बात करते हैं एग्जांपल्स की। वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर, अगर वाटर रिवर में फ्लो कर रहा है और हम रिवर को देख रहे हैं, तो आप देखिए ध्यान से कि रिवर के अंदर अगर एक पत्ता है या ऐसी कोई ऑब्जेक्ट है जो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि रिवर के साथ वो ऑब्जेक्ट भी किसमें है, मोशन में है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो किसके रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है। ऑब्जर्वर, क्या ऑब्जर्वर खुद रेस्ट में है या ऑब्जर्वर भी मोशन में है, किसके रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थिंग। बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, अगर बर्ड्स स्काई में फ्लाई कर रही है तो भी वो मोशन में है, बिल्कुल मोशन में है। कई बार हम देखते हैं कि एक बर्ड अभी यहां थी, अभी थोड़ी देर बाद में यहां आ गई, तो हम कहेंगे कि उसने, अब हमारे रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, हमारे रेस्पेक्ट में उसने क्या किया है, पोजीशन को चेंज किया है, तो मोशन में है। प्लेयर्स रनिंग इन द प्लेग्राउंड, अगर प्लेयर्स प्लेग्राउंड में रन कर रहे हैं तो वो जो जनता बैठी है, जो जनता मैच देखने आई है, जो जनता एंजॉय करने आई है, वो जनता रेस्ट में है, वो पब्लिक रेस्ट में है। और वहां से अगर प्लेग्राउंड में, ग्राउंड के अंदर अगर ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, किसी भी प्लेयर को देखा जा रहा है, तो प्लेयर अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। अभी आईपीएल चल रहे हैं, आईपीएल हर साल होते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि जो कैप्टन होता है वो अकॉर्डिंग टू बॉलर या अकॉर्डिंग टू बैट्समैन, ओपोजिशन में जो बैट्समैन होता है उसके अकॉर्डिंग वो फील्ड को क्या करता है, सेट करता है।
आपने वीडियो गेम भी देखा होगा, उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन को क्या कर सकते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं। यही है मोशन, कुछ खास नहीं है। दूसरी बात, मोशन की पहली बात बहुत अच्छे से समझ में आई, बहुत अच्छा। दूसरी बात पे आ जाइए, मोशन क्या है, एक रिलेटिव फिनोमिनन है। रिलेटिव फिनोमिनन का मतलब ये है कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि मोशन, अगर किसी भी बॉडी में अगर मोशन है कि कोई बॉडी कोई पोजीशन चेंज कर रही है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो आपके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रही हो। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझाता हूं, रिलेटिव फिनोमेना की बात को बहुत अच्छे से समझाता हूं। मैं दो पार्ट्स को हटा रहा हूं ताकि अपने पास व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा स्पेस आ सके और हम चीजों को और इलेबोरेट कर सकें। क्लियर है? तो बात करते हैं हम सेकंड की, जो बोला जा रहा है कि रिलेटिव फिनोमिनन कैसे है, ये रिलेट कैसे कर रहा है एक दूसरे से। रिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। जब किसी एक चीज को किसी दूसरे चीज के रेस्पेक्ट में देखा जाता है, जब किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव फिनोमिनन। तो बात करते हैं रिलेटिव फिनोमिनन कैसे होगा। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे मैंने एक मैन बनाया है जिसका मैंने नाम दिया है ए, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है? यहां पे कहीं बी बैठा है, यहां पे कहीं बी बैठा है, ठीक है, यहां पे कहीं बी बैठा है, तो बी देख रहा है ए को। ध्यान से देखो, बी क्या कर रहा है, बी ए को देख रहा है। अब बी अगर ए को देखेगा बच्चों, अगर t इक्वल टू 0 पे बी ने ए को यहां देखा, तो कुछ समय के बाद में t इक्वल टी का मतलब है कुछ टाइम के बाद में, हो सकता है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, कितने भी सेकंड, मिनट्स, कितने भी आवर हो सकते हैं। जब ए को देखा गया तो ए यहां था, चल अभी भी रहा है, ए तो अभी भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ए को ए जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं बी के रेस्पेक्ट में, तो दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ये ए की इनिशियल पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब ही क्या है, ये रिलेट करना पड़ता है, रिलेट करना पड़ता है। क्लियर है? रिलेटिव फिनोमिना है। तो यहां से बी के रेस्पेक्ट में ए पहले यहां था, ऑब्जेक्ट यहां था, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट है, ये यहां था, अभी थोड़ी देर बाद में ये यहां आ गया। इसका मतलब ए मोशन में है, बी के रेस्पेक्ट में ए मोशन में है। ये क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बच्चों, फाइनल पोजीशन हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा और अलग तरीके से बनाऊं, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा और अलग तरीके से बनाऊं, तो मैं यहां से आपको अच्छे से ये डिफाइन कर पाऊंगा कि देखो, मोशन कई बार पोजीशन चेंज करना ही मोशन नहीं है, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बहुत ज्यादा जरूरी है, या विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या मैं कहूं विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या फिर विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ साथ फ्रेम ऑफ या फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी जिसे बोला जाता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट भी जिसे बोला जाता है, हम बात करते हैं आगे। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो ये रोड है, सड़क है किनारे की, ठीक है, तो यहां पे मान लो कोई ए है, यहां पे मान लो कोई ए है, ए इधर चलता है 10 मीटर पर सेकंड से, मान लेते हैं 10 ज्यादा हो गया, 2 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है? एक सेकंड में ये कितना चल रहा है, 2 मीटर चल रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट हैंड साइड में जा रहा है, हमारे बोर्ड के राइट हैंड साइड में जा रहा है। क्लियर है? अगर यहां से बी भी 2 मीटर पर सेकंड से उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप मुझे बताओ क्या ए के रेस्पेक्ट में बी मोशन में है? ध्यान से देखो, क्या ए के रेस्पेक्ट में बी मोशन में है? मैं ए और बी को बना के दिखाता हूं, आपको ए और बी को चला के दिखाता हूं। देखो भैया, ये ए मार्कर को मैंने नाम दे दिया ए मार्कर, बी को नाम दे दिया बी मार्कर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम स्पीड के साथ चल रहे हैं, तो हमेशा ए के सामने ही रहेगा कि बी नहीं रहेगा? बताओ, ध्यान से देख के बताओ। ए के सामने बी है क्या? क्या ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन चेंज हुई? नहीं। दोबारा देखो, ए भी चल रहा है इधर, बी भी चल रहा है। अगर ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए मोशन में नहीं है और ए के रेस्पेक्ट में बी मोशन में नहीं है। तो क्या हम लिख सकते हैं यहां पे? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे इसको इंग्लिश में? देखो लिखते हैं, हम ये लिखेंगे द पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू। फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर हम विद रेस्पेक्ट टू को थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, WRT चलता है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू। द पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज नॉट चेंजिंग
इज नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर नॉट चेंजिंग इन द टाइम इंटरवल, इन द टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल के दौरान, किसी भी टाइम इंटरवल के दौरान यहां से ए की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर अगर अपन देखेंगे, आप देखेंगे यहां से ए की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ए और बी आपस में मोशन में नहीं है। पहले केस क्या था, पहले ए बैठा था या बी बैठा था, ए चल रहा था तो ए की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही थी, क्लियर है। लेकिन अब ए भी जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस स्पीड से जा रहा है, बी भी उसी स्पीड से। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्या इन दोनों की स्पीड अगर वेरी करेगी, जैसे ये 5 मीटर पर सेकंड से चला जाए, ये वाला मार्कर 5 मीटर पर सेकंड से चला जाए और ये वाला मार्कर 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो क्या पोजीशन चेंज हो रही है? बिल्कुल पोजीशन चेंज हो रही है। देखो देखो पोजीशन शुरू में चेंज हो रही है, शुरू में चेंज होगी, पोजीशन चेंज हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? मोशन हो गया। और अगर मैं बात करूं यहां पे सी, यहां पे मैं सी को लेके आता हूं, पिक्चर में सी को लेके आता हूं, ये है हमारा सी भैया, ठीक है। तो सी को आप देखो, सी के रेस्पेक्ट में क्या बी मोशन में है? जी हां, जी हां, सी के रेस्पेक्ट में तो बी की पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन सी के रेस्पेक्ट में हो रही है, बी की पोजीशन चेंज तो हो रही है, सी के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ए के रेस्पेक्ट में। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, ये बात समझ में आ रही होगी। मैं बहुत आसान बात कर रहा हूं, सी के रेस्पेक्ट में बी मोशन में है, सी के रेस्पेक्ट में ए भी मोशन में है, बट ए बी के रेस्पेक्ट में नहीं है और बी ए के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट्स नहीं है। आई होप यहां तक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो रिलेटिव मोशन या रिलेटिव, ये क्यों रिलेटिव है आपस में, ये रिलेटिव फिनोमिना क्यों है? क्योंकि रिलेट करना पड़ता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, या मैं यूं कहूं रेफरेंस पॉइंट को, या फिर मैं बात करूं विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर की। पोजीशन अगर चेंज ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होगी, पोजीशन अगर चेंज ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में होगी तभी मोशन कहा जाएगा, केवल चलना मोशन नहीं है। क्या पता आप किसी के हिसाब से चल रहे हो या फिर किसी के हिसाब से आप रुके हुए हो। मैं एक बात करता हूं बहुत आसान सी, हम लोग ट्रेन में जाते हैं, ठीक है, हमारे सामने वाली सीट पे कोई भी अंकल आंटी या कोई फैमिली या बच्चे कुछ भी होते हैं वहां पर, ठीक है, तो वो जस्ट हमारे सामने बैठे हैं, सपोज कीजिए जस्ट हमारे सामने बैठे हैं और हमें भी जयपुर टू दिल्ली जाना है और उन्हें भी जयपुर टू दिल्ली जाना है, लेकिन अगर दिल्ली जब तक नहीं आएगा तब तक वो लोग हमारे सामने ही बैठे रहेंगे। अब आप कहेंगे इधर उधर चले जाएंगे, वो एक अलग बात है। वो अगर हमारे सामने ही बैठे हुए हैं तो जब हम जयपुर से ट्रेन में चढ़े थे तो दिल्ली उतरने वाले हैं, उससे पहले तक उन अंकल आंटी की जो पोजीशन है वो जस्ट हमारे सामने है। क्या वो मोशन में है हमारे रेस्पेक्ट में? जी नहीं, हमारे रेस्पेक्ट में वो मोशन में नहीं है। लेकिन क्या वो मोशन में ही नहीं है? जी नहीं, मोशन में तो है लेकिन हमारे रेस्पेक्ट में नहीं है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस पे ज्यादा डिस्कशन करना शायद आप लोगों का भी दिमाग खराब हो जाएगा कि एक ही चीज को मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं कह सकता हूं आप लोगों को मोशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाकी के जो फिनोमिनाज हैं वो वेरी वेरी इजी हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहले समझ में आना चाहिए फिजिक्स का मेन बात, मेन लैंग्वेज, मेन पार्ट जो है वो समझ में आना चाहिए। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट की। थर्ड पोर्शन में लिखा हुआ है व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट appearing to be in motion to one person can appear to be at rest to another person। अरे वाह, ये तो वही बात लिखी हुई है जितनी जो हम बात इतनी देर से दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है कि इसका मतलब ये है कि एन ऑब्जेक्ट appearing to be in motion to one person, एक ऑब्जेक्ट है किसी एक इंसान के रेस्पेक्ट में वो मोशन में हो सकता है, कैन appear to be at rest to another person, जो एक आदमी किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है और किसी दूसरे रेस्पेक्ट में वो स्टेट ऑफ मोशन नहीं होकर के स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकता है। यही तो बात हम इतनी देर से समझ रहे हैं। फोर्थ नंबर, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे पहली रेस्ट की। रेस्ट तो आसान है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इंसान, कोई भी बंदा अगर अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, अब आप कहेंगे किसके रेस्पेक्ट में? आप यूं समझिए कि वो बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल जड़वत है, बिल्कुल कैसा है, एकदम स्टेशनरी है, स्टेशनरी कंडीशन पे रुका हुआ है, तो हम उसे कहेंगे कि आप किसमें है भैया? रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है। ये नहीं है कि पोजीशन चेंज नहीं हुई इसलिए रेस्ट में है,
विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बात चलेगी। रेस्ट में ठीक है, मोशन समझ में आई गई आपको कि मोशन क्या होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि मान लो एक बहुत बड़ी बस है, मान लो कि बहुत बड़ी क्या है, बस है, ठीक है, बहुत बड़ी बस है, तो बस को भी अगर हम फिजिक्स में कहीं सॉल्व करने का मौका मिलेगा तो हम उसे क्या मान लेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जैसे मान लो हमने कहा कि बस यहां से 3 मीटर चली, तो आपका दिमाग यहां नहीं लगना चाहिए कि सर ये वाला हिस्सा 3 मीटर चला या ये वाला हिस्सा, या आप कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा 3 मीटर चला या ये वाला हिस्सा, ये 3 मीटर चला तो ये वाला ही चला होगा, फिर ये तो पीछे रह गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इस पूरे के पूरे लार्ज ऑब्जेक्ट को क्या मान लेना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेना है। उसके बाद में पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है नाक के बराबर वो स्पेस घेरेगा, वो स्पेस नहीं आएगा उसके अंदर, इसलिए उनके पॉइंट्स की बात नहीं चलेगी कि कौन सा पॉइंट आगे खिसक गया, पॉइंट कौन सा पॉइंट पीछे रह गया। सभी को क्या मान लिया जाएगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा। क्लियर है? रेफरेंस पॉइंट समझा चुका हूं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कहां से बस चली, अगर बस चली है तो किस जगह से चली है। यहां से चली है, यहां से कितना चली, 5 मीटर चली, अच्छी बात है। नहीं, पीछे चली है 8 मीटर, तो ठीक है, पीछे चली है। कहां से चली है? यहां से। पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। कौन सा पॉइंट है बच्चों? रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? ये रेफरेंस पॉइंट होगा कि कहां से, जैसे कई बार हम बनाते हैं, कई बार हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो हम इसे रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ये है 0,0। क्लियर है? ये रेफरेंस पॉइंट है 0,0। अब किसी भी बंदे की लोकेशन बतानी होगी तो ए कहां है, ए यहां है, ठीक है। मान लेते हैं ये ओ पॉइंट है, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओ ए वेक्टर। ये आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे कि वेक्टर क्या होता है, ये सब आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ने वाले हैं। यहां आपका इतना काम वेक्टर्स का नहीं है, लेकिन मैं वीडियो लेक्चर्स की सीरीज को जैसे जैसे आगे बढ़ाऊंगा, बेसिक की भी बात की जाएगी, फाउंडेशन लेवल पे एनटीएससी ओलंपियाड की भी बात मैं करूंगा। तो ये जैसे मान लो एक पॉइंट है, तो ये ओ से कहां है, दैट इज कॉल्ड ओ, रेफरेंस पॉइंट। ओ से कहां है, ये पॉइंट सी है, ओ से कितनी दूर है, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर। क्लियर है? कोई पॉइंट डी है, कहां से, ए से नहीं, सी से नहीं, डी कहां है, ए से और सी से की बात नहीं चल रही है, डी कहां है, ओ से कहां है, r3 वेक्टर, ओ से कहां है, ओ मतलब रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप कहां हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप किस फ्रेम में हैं। आप कहीं ऐसी फ्रेम में तो नहीं है जो फ्रेम खुद झूल रही है या खुद चल रही है, तो आप इसके मोशन को कैसे ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो अगर स्टेशनरी है तो न्यूटन के नियम लग जाते हैं। न्यूटन के 3 नियम हैं, न्यूटन के 3 नियम है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, इसे शॉर्ट में बोला जाता है एनएलएम। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? एनएलएम। एनएलएम का मतलब होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मोशन के कुछ नियम हैं न्यूटन के, लेकिन उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगी वो आपकी स्टेशनरी होगी, ये बात हमेशा याद रखना। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी नहीं है, यू कैन नॉट अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बात करते हैं, थर्ड हो चुका है। ठीक है, ये बात बताना चाह रहा था मैं आपको कि इसका मतलब क्या है। देखो ये डायग्राम भी मैंने बनाया है, इस डायग्राम में क्या सीखने को मिलता है देखते हैं। इसमें सीखने को मिलता है कि कार में ए बैठा है, कार मोशन में है, ठीक है, बी रेस्ट में है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये कार इधर जाएगी तो कार वाले को लगेगा कि पेड़ इसके पास आ रहा है, ऐसा नहीं है, पेड़ इसके पास नहीं आ रहा है, ये ट्री इसके पास नहीं आ रहा है, ये कार इस पेड़ के पास जा रही है। और पेड़ को क्या कर जाएगी, थोड़ी देर बाद में क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। जैसे आप मुझे देखिए, मैं आगे चल रहा हूं तो बोर्ड किधर छूट रहा है, पीछे, या मैं पीछे जा रहा हूं तो बोर्ड किधर छूट रहा है, आगे। क्लियर है? देख पा रहे हैं आप मोशन, आसानी से मोशन समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आप अगर मेरे को आगे पीछे जाते हुए देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि सर आगे जा रहे हैं, बोर्ड पीछे छूट रहा है। यार मैं बोर्ड को देखूंगा चलते वक्त तो बोर्ड कहां लग रहा है, पीछे, ये सब लिखा हुआ कहां छूट रहा है, पीछे। ठीक है, ठीक है। तो ए के रेस्पेक्ट में क्या ट्री मोशन में है, ए के रेस्पेक्ट में क्या ट्री मोशन में है, यहां लिखते हैं विद रेस्पेक्ट, और यहां लिखते हैं मोशन है या नहीं, मोशन है या नहीं। तो विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ए, सी किसमें है, मोशन में है, सी मतलब ट्री, सी मतलब ट्री। क्या ए के रेस्पेक्ट में सी मोशन में है? जी हाँ, ए के रेस्पेक्ट में तो सी मोशन में होना ही है। क्यों?
क्योंकि ए जैसे ही बच्चों यहां से ट्री को क्रॉस करके निकल जाएगा या ट्री के पास जा रहा होगा तो ट्री की पोजीशन चेंज हो गया। अब आप कहोगे सर ट्री की पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है ना, ट्री तो वही है, ट्री की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है? या आप कैसे कह सकते हैं कि ट्री की पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं भाई, मेरा कहने का मतलब है ट्री की पोजीशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू ए। मुझे कंप्लीट करने दीजिए आप बात। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्री की पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं, ट्री अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये वो वाला लोकोमोशन नहीं करते हैं, ये वो वाला मोशन नहीं करते हैं, करते हैं इतना नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आगे आएगा तो ये ट्री पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो, ध्यान से देखो, क्लियर आ रही है बात समझ में? तो इसलिए आपस में मोशन में है, क्लियर है? क्या विद रेस्पेक्ट टू ए बी मोशन में है? जी बिल्कुल, ए तो जा रहा है, बी तो रुका हुआ है, तो बी की पोजीशन तो ए के रेस्पेक्ट में चेंज होनी है, बी तो बहुत पीछे छूट जाएगा, तो बी भी मोशन में है, जबकि बी रुका हुआ है, सी भी रुका हुआ है, लेकिन ए और ये सी और बी दोनों ए के रेस्पेक्ट में मोशन में है। आप मुझे बताइए, क्या बी के रेस्पेक्ट में सी मोशन में है? ध्यान से देखिए, क्या बी के रेस्पेक्ट में सी मोशन में है? नहीं, बी के हिसाब से पेड़ यहीं खड़ा मिलेगा और सी के हिसाब से पेड़ के हिसाब से बी भाई साहब यहीं खड़े हुए मिलेंगे, दोनों एक जगह ही खड़े हैं, आपस में मोशन में नहीं है, ये इसका मतलब है। आते हैं बच्चों फिफ्थ पॉइंट पे। बहुत सारे टाइप के मोशन है, 1D 2D 3D। 1D आपके 9th क्लास में है, 2D और 3D आप लोग पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर। 1D समझा देता हूं, वन डायमेंशनल का मतलब है केवल एक ही दिशा में मोशन होगा। और स्ट्रेट लाइन मोशन होता ही एक ही दिशा का मोशन है। एक दिशा का मतलब है केवल सिंगल डायरेक्शन में मोशन होगा। अगर ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है तो ईस्ट डायरेक्शन में ही होगा, अगर वेस्ट में हो रहा है तो वेस्ट में ही होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पहले वो थोड़ी देर ईस्ट में हुआ फिर थोड़ी देर वेस्ट में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि ईस्ट वेस्ट ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? सिंगल डायरेक्शन में मोशन। अगर मैं 9th के मैथमेटिक्स से बात करूं, नाइन्थ के मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूं, देखो वहां से आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। फिजिक्स का आप लोग दिमाग से डर, वहम, परेशानी निकाल दीजिए। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और बहुत ही आसान इसके टॉपिक्स हैं। मैं बात कर रहा हूं 1D मोशन की। 1D मोशन का मतलब ये है 1D मोशन का मतलब ये है, देखो 3 एक्सिस होती है हमारे पास कार्टेशियन में। आप लोग 2 देखते हैं 9th में, आप लोग 2 देखते हैं, आप इतना ही देखते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो मैं बात करता हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में केवल सिंगल डायरेक्शन में चले, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने टाइम के रेस्पेक्ट में केवल सिंगल डायरेक्शन में चले तो हम उसे कहेंगे आप हो 1D मोशन। क्लियर है? आप कौन से मोशन में हो? 1D मोशन। हो सकता है वो एक्स एक्सिस पे चले, हो सकता है वो वाई एक्सिस पे चले, या हो सकता है वो जेड एक्सिस में बाहर की तरफ आ रहा हो। क्या होता है जेड एक्सिस? देखो एक्स एक्सिस इधर का जाना, एक्स एक्सिस ऊपर का जाना, वाई एक्सिस ये नेगेटिव वाई, लेकिन ये होता है जेड, बाहर आना जेड एक्सिस, और अंदर जाना माइनस जेड, ये बाहर आना जेड एक्सिस। अगर वो केवल बाहर आ रहा है तो वो क्या है? एक सिंगल मोशन में है, 1D मोशन में है। या वो केवल एक डायरेक्शन में जा रहा है तो 1D मोशन में है, या केवल एक डायरेक्शन में जा रहा है तो 1D मोशन में है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों 2D मोशन की, 2 डायमेंशनल मोशन की। आप देखो सर्कुलर मोशन देखा है आपने कभी? सर्कुलर मोशन देखा है? सर्कुलर मोशन में पल पल आपकी जो डायरेक्शन है मोशन की वो चेंज होती है। आप गोल गोल घूम रहे हैं, आप कहोगे सर मैं तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूं। नहीं भाई, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है? 2D मोशन, मोशन इन अ प्लेन। ये क्या है? मोशन इन ए प्लेन। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप मान लो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वैसे तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही है, लेकिन अगर आप देखेंगे आपकी पोजीशन जो है विद रेस्पेक्ट टू कार्टेशियन प्लेन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे ये मोशन इन 1D ही कहलाएगा, वैसे मोशन इन 1D ही कहलाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप वाई एक्सिस में भी चेंज पाएंगे और एक्स एक्सिस में भी चेंज आपको मिलेगा। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि 2D मोशन क्या है। और 3D मोशन में जैसे आप बहुत सारे धूल के कण या स्मॉल पार्टिकल्स जिनको देखते हैं, कई बार वो ऐसे 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 जिगजैग मोशन करते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में, कभी जेड में गए, कभी ऊपर गए, कभी नीचे गए, कभी इधर आए, कभी उधर आए, दैट इज कॉल्ड 3D मोशन। ये ज्यादा आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ये पता होना चाहिए कि मोशन कितने टाइप का होता है। और लास्ट में बात करने जा रहा हूं टर्म यूज टू डिफाइन मोशन। बहुत सारे टर्म्स जो हैं हमारे पास हैं जो हम मोशन को डिफाइन करने के काम में लेते हैं। छोटे छोटे टर्म समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे और आगे की कुछ ग्राफ देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे। तो
हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे ही फिनिश करने जा रहे हैं। बस केवल हम इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं कि कौन कौन सी जो टर्म्स हैं स्टूडेंट्स जो यूज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं केवल अभी समझाऊंगा आपको कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है। ये पूरा का पूरा चैप्टर बच्चों, ये पूरा का पूरा चैप्टर इन 5-6 वर्ड्स के आगे पीछे इर्द गिर्द घूमता है। इन 5-6 वर्ड्स को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, फील ले लेंगे कि एक्चुअली हैं क्या, इनकी यूनिट्स क्या हैं, तो आप लोगों को पक्का पक्का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मैं बात करता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, मैं बात करता हूं डिस्टेंस की। मान लेते हैं यहां आपका घर है ए प्लेस पे आपका घर है और बी प्लेस पे आपके फ्रेंड का घर है। अब आप चले गए अपने फ्रेंड के घर पे, चले गए 2 घंटे रुके, वापस आ गए। तो अगर आपके फ्रेंड का घर आपके घर से 2 किलोमीटर है और अगर आप ए प्लेस से बी प्लेस पे जाकर के ए प्लेस पे वापस आ चुके हैं, तो आपने जो एक्चुअल पाथ कवर्ड है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ कवर्ड होती है वो डिस्टेंस कहलाती है। डिस्टेंस बड़ा आसान है, डिस्टेंस की ऐसे यूनिट क्या होती है, मीटर, और बहुत सारी यूनिट है, मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, बहुत सारी यूनिट्स हैं डिस्टेंस की। तो हमें केवल इतना समझना है कि जो एक्चुअल पाथ कवर हुआ है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। चलो ऐसे बात करते हैं, जैसे आप ऐसे घूम के ऐसे भी गए, आप घूम के ए से बी गए, 7 किलोमीटर का पाथ था, अच्छे से ट्रैकिंग करते करते आप ए से बी पे गए, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलता है द शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ रहता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट। आईपी लिख रहा हूं, मैं नोट्स को प्रॉपर वे में आपको लिखवा दूंगा, मैं केवल अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इसको भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंबल की फॉर्म में चलता है ये सब्जेक्ट, कोई लर्निंग सब्जेक्ट नहीं है, लाइन टू लाइन इसको रटने का नहीं है स्टूडेंट्स, केवल समझने का है, न्यूमेरिकल्स बनाने का है, एमसीक्यूज करने का है। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होगा। सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, ये हमारा फाइनल पॉइंट था, क्या इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ आप सीधी लाइन बना के बता सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। अगर सीधी लाइन आपको 5 किलोमीटर में लेके जाती है तो दी शॉर्टेस्ट पाथ इज द 5 किलोमीटर। क्लियर? तो 5 किलोमीटर यहां से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब आप ध्यान से देखिए कि डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा डिस्टेंस से या तो बराबर आ सकती है या कम। बराबर कब आएगी? मान लेते हैं आप ए से गए बी पे, वापस नहीं आए, आओगे, अभी नहीं आए, आप गए, चलो अलग बनाते हैं, आप गए ए से बी पे 1 किलोमीटर, बस चले गए बी पे, ए से बी पे चले गए, तो यही तो शॉर्टेस्ट पाथ है, यही एक्चुअल पाथ है। तो शॉर्टेस्ट पाथ भी वही है, एक्चुअल पाथ भी वही है, तो डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, लेस नहीं होगा, इक्वल हो जाएगा। वैसे भी ऑलवेज जो डिस्प्लेसमेंट है तो एस से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। एस always be less than distance or equal to, always be less than equal to distance। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मैक्स टू मैक्स इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं जाएगा, कंफर्म, डिस्टेंस से ज्यादा कभी भी नहीं जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं स्पीड की। देखो स्पीड आप लोग समझते हैं, स्पीड क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अच्छा वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी पे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बहुत लंबी टॉक अभी हमारी बाकी है, बहुत लंबा अभी सेशन करना बाकी है, तो हम उस टाइम समझेंगे। फिलहाल समझ लीजिए कि स्पीड क्या है, एक वेलोसिटी एक स्पीड ही है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन की नीड होती है, यहां डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। मैं वेक्टर स्केलर समझाऊंगा, उसके पहले आप लोगों को वेक्टर स्केलर समझा करके स्पीड और वेलोसिटी पे लंबा लेक्चर दिया जाएगा, तब जाके आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं बच्चों एक्सेलरेशन की। स्पीड हो चुका है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां से वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बिकॉज स्पीड क्या है, स्केलर है,
स्पीड क्या है? स्केलर है, ठीक है। स्केलर का मतलब होता है जहां पे आपको डायरेक्शन की नीड नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्केलर, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, जहां पे आपको डायरेक्शन की नीड है। जैसे मान लो मैं आपको एक बहुत सिंपल वे में बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लेते हैं कि मैं अभी जिस डायरेक्शन में चल रहा हूं वो है 2 मीटर पर सेकंड से मैं चल रहा हूं, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं। लेकिन अगर मैंने 2 मीटर पर सेकंड से चलते चलते एकदम से पलटी मारी और फिर से उसी स्पीड से चलने लगा, तो अब मेरी स्पीड तो 2 मीटर पर सेकंड ही है, पहले भी 2 थी, आते वक्त भी क्या है? 2 ही है। लेकिन वेलोसिटी जाते वक्त अगर प्लस थी तो आते वक्त माइनस हो जाएगी, साइन लग जाता है। साइन का मतलब केवल डायरेक्शन रिवर्स होना ही है फिजिक्स में। साइन लगने का मतलब जहां आप समझ रहे हैं कि डायरेक्शन उधर है, उधर नहीं है, माइनस लग चुका है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज द थिंग। एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन में ऐसे समझा देता हूं आपको कि कई बार क्या करते हैं हम लोग, कहीं जल्दी जाने के चक्कर में अपने एस्केलेटर को, जो गाड़ी का एस्केलेटर है उसको क्या करते हैं? दबाते हैं, प्रेस करते हैं, उससे हमारी गाड़ी की स्पीड क्या होती है स्टूडेंट? बढ़ जाती है। तो जितना गाड़ी पहले आर में जब स्पीड नॉर्मल थी, उतना जितना पहले आर में कवर कर रही थी, उसके सेकंड आर के अंदर वो अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करने लगेगी, स्पीड बढ़ जाएगी, बूस्ट अप हो जाएगी, या स्पीड कम भी हो सकती है व्हेन वी अप्लाइड ब्रेक्स। ब्रेक्स लगाते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। और अगर एक्सेलरेटर दबाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है सर? बहुत आसान है। एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी के चेंज होने की रेट। आई होप ये बात समझ में आई होगी। वेलोसिटी के चेंज होने की रेट, वेलोसिटी चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है, दैट इज द एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी में चेंज होना एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी की जो चेंज होने की रेट है वो एक्सेलरेशन। मैं बहुत इजी वे में समझाता हूं। मान लो कि आपका एक्सेलरेशन दे रखा है, आपका एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर की यूनिट होती है? बहुत लंबा लेक्चर है, बहुत आगे बात करेंगे, 5 से 7 वीडियोस इसके आने वाले हैं, मजे हो जाएंगे आप लोगों के, बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा। बहुत एनसीईआरटी तो यूं आप उड़ा दोगे बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको एक्सेलरेशन दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आपको दे दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से पर सेकंड बढ़ रही है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसकी रेट क्या है? क्या वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है? क्या वो एक जैसा चेंज हो रहा है? क्या वो हर बार बढ़ रहा है? अगर आपकी आपकी बाइक की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से हर बार बढ़ रही है तो आपका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और डिटेल में और ब्रीफ में बात करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।